चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया हम लोगों ने, 13 भी हो गया, 14 करना। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा और ये एक्सरसाइज है हमारी 10.2। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2। 0,2 से लाइन गई है और 2π/3 का एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी थीटा की वैल्यू होगी 2π/3। Also find the equation of line parallel to it at crossing the y-axis at a distance of 2 units below the origin। तो पहले तो देखो पार्ट 1 तो ये कह रहा है कि पहले इसकी इक्वेशन बताओ अब क्या होगी। दूसरे पार्ट में बोला गया है कि जो भी ये इक्वेशन आएगी उस इक्वेशन के पैरेलल एक इक्वेशन हमें बनानी है जो 0,-2 से पास होगी। बोला गया ना साफ साफ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट क्रॉसिंग द y-axis एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। तो वो पॉइंट कौन सा हो गया? 0,-2। तो पहले तो हम ये बनाते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहली चीज एट ऑफ द ओरिजिन। तो देखो सबसे पहली चीज ये है कि देखो ये तो पॉइंट हो गया हमारे पास 0,2 और स्लोप हम यहां से निकाल लेंगे। तो इक्वेशन क्या होती है? y - y1 = m × x - x2। तो y - y1 की वैल्यू कितनी है? 2। स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 2π/3 और 2π/3 का मतलब क्या हो गया? 120। तो 10 120 × x - 0। अगर आप 10 120 की वैल्यू निकालो तो माइनस का √3 आएगी, √3। तो y - 2 = -√3 x - 0। तो x - 0 का मतलब तो कुछ होता ही नहीं है, -√3x को धर ले आओ तो √3x + y - 2 = 0। तो ये हो गई इक्वेशन हमारे फर्स्ट केस की। अब हम बात करते हैं सेकंड केस की। ये हमें इस लाइन के पैरेलल इक्वेशन निकालनी है। तो इस लाइन के पैरेलल इक्वेशन कब मिलेगी आपको? इस लाइन के पैरेलल इक्वेशन आपको कब मिलेगी? जब मैंने आपको बताया था कि जो दो पैरेलल लाइन होती है उनकी स्लोप क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो अगर इस लाइन की स्लोप -√3 थी तो इसकी स्लोप भी क्या होनी चाहिए? -√3 होना चाहिए, क्योंकि पैरेलल लाइन की स्लोप क्या होती है? बराबर होती है। और इसके लिए पॉइंट क्या हो जाएगा? 0,-2, क्योंकि ये जो लाइन है वो y एक्सिस को कहां काट रही है? ओरिजिन से 2 यूनिट नीचे काट रही है। लगा देंगे इक्वेशन कौन सी वाली? यही वाली इक्वेशन लगा देंगे। तो y - y1 ये y + 2 हो जाएगा बराबर m × x - x1 मतलब x - 3। तो ये हो जाएगा y + 2 बराबर -√3x। इधर जाएंगे तो √3x + y + 2 = तो ये हो गया दूसरे केस का आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इफ यू कैन सी। ठीक है ना? सो नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 15 इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान से देखिए जरूर।
देखो जो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन meets it at point -2, and find the equation of the line। देखो जो सिंपल सी बात है, ये एक लाइन है L और इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाला हमने ओरिजिन से, और ये परपेंडिकुलर इस लाइन को कहां पे मिल रहा है, -2, 9 पे मिल रहा है। देखो ये एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, बस एक आइडिया लेने के लिए हमने डायग्राम बना दिया, ठीक है। वही मैं कह रहा हूँ, एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, बस समझाने के लिए मैं, मतलब अगर तुम चाहो तो मान लो अगर तुम्हें एग्जैक्ट डायग्राम बनाना है, एग्जैक्ट डायग्राम तुम यहाँ भी ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना दिया, ठीक है। और ये हमने डाल दिया परपेंडिकुलर, और ये -2, 9 है, ये ओरिजिन है हमारा 0, 0, ये लाइन है, और ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर। वैसे तो बच्चों इक्वेशन परपेंडिकुलर फॉर्म में होती है, मैं लिखवा चुका हूं आप लोगों को, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू t। ये इक्वेशन में लिखवा चुका हूं नॉर्मल फॉर्म की, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें यहाँ पे एंगल ही नहीं दिया गया, कितना एंगल, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो इस लाइन एल की इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले तो वो चीज देखो कि हमें इक्वेशन किसकी निकालनी है, हमें इक्वेशन किसकी निकालनी है, एल की। तो इस एल के बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए, पॉइंट और स्लोप। पॉइंट तो मिल गया हमें, स्लोप चलिए अब देखो, ये लाइन और ये परपेंडिकुलर एक दूसरे से कितने का एंगल बनाते हैं, 90 का। इसका मतलब इस परपेंडिकुलर की स्लोप और इस लाइन की स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। इसका मतलब स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर इनटू स्लोप ऑफ लाइन क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, y2 - y1 मतलब 9 - 0 अपॉन x2 - x1, मतलब -2 - 0 तो -2 ही आएगा, इनटू स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू -1। तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा -9/2 इनटू स्लोप ऑफ लाइन बराबर -1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो स्लोप ऑफ लाइन कितनी हो गई, 2/9। यानी कि लाइन की स्लोप में मिल गई 2/9, और लाइन जिस पॉइंट से गुजर रही है वो भी हमारे पास है। आ जाएगी इक्वेशन, कैसे आ जाएगी, y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1। तो y - y1 यानी कि 9, m की वैल्यू 2/9, x प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 9/-81 बराबर 2x प्लस 4। इन दोनों को उठा के घर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 2x - 9 प्लस 85 बराबर 0। ये आंसर है। यानी कि लाइन की इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, मैंने इसको x2/2 मान लिया, इसको x1/1 मान लिया। तुम चाहो उल्टा भी कर सकते हो, इसको x1/1 मान लो, इसको नहीं, कुछ नहीं आएगा, आंसर सेम ही आएगा। लाइन की स्लोप 2/9 नहीं आएगी, चाहे तुम 0 को आगे रख दो या नंबर को आगे रख दो। पर एक चीज याद रखना, अगर यहाँ y2 पहले है तो यहाँ भी x2 पहले होना चाहिए। तो 15वां क्वेश्चन होगा बच्चों, 16वां क्वेश्चन कर लेते हैं। 16वां क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 10.2 क्या है, the length L of a copper rod is a linear function of Celsius temperature। यानी जो L है वो फंक्शन ऑफ सेल्सियस है, यानी जो लेंथ है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इसका मतलब जो x, हम यहाँ पे टेम्परेचर को x की तरह ट्रीट करेंगे और लेंथ को y की तरह ट्रीट करेंगे।
मतलब टेम्परेचर को हम x की तरह ट्रीट करेंगे और लेंथ को हम y की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया जाएगा बच्चों में, L की वैल्यू है 124.942, जब C की वैल्यू 20 है, मतलब जब टेम्परेचर की वैल्यू 20 है तो लेंथ की वैल्यू कितनी है 124.942, ठीक है। और जब टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है 110 है तो लेंथ की वैल्यू है 125.134, यानी कि 2 पॉइंट होगा बच्चों के पास। मैंने बोला था ना कि टेम्परेचर को x की तरह ट्रीट करना है। आप लोग बोलोगे कि सर टेम्परेचर को x की तरह ट्रीट क्यों करना है, वो क्वेश्चन में ही दे दिया गया है कि जो लेंथ है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मतलब इसका मतलब है कि जो टेम्परेचर है वो x की तरह ट्रीट करेंगे और लेंथ को हम y की तरह ट्रीट करेंगे। ये आ गया हमारे पास। अब सिंपल है, इक्वेशन क्या होती है y 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे, 2 पॉइंट दिए गए हमारे पास, तो y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये इक्वेशन होती है। पर यहाँ पे हमें y की जगह क्या रखना है l, और x की जगह क्या रखना है c टेम्परेचर, तो y की जगह l लिख देंगे तो l माइनस y1 की जगह l1, l1 c1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा l2, आई एम सॉरी, ये c1 l1 है और ये क्या है c2 l2, तो l माइनस l1 बराबर l2 माइनस l1 अपॉन c2 माइनस c1 और c माइनस c1। यहाँ पे सबकी वैल्यू रख दोगे, हमें किसको किस में रिप्रेजेंट करना है, l को c के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, बस कुछ नहीं है, रख दोगे सारी वैल्यू, इस l1 को राइट में ले जाना, आंसर ये हो जाएगा। l माइनस l1 की वैल्यू क्या है 124.942, l2 माइनस l1 मतलब 125.134 माइनस l1 कितना है 124.942 डिवाइडेड बाय c2 माइनस c1 मतलब 110 माइनस 20 और c माइनस c1 की वैल्यू है 20। इस पूरे को आपको सॉल्व करना है, उसके बाद इस माइनस के 124.942 को राइट में ले जाओगे तो l की वैल्यू किसके फॉर्म में आ जाएगी c के टर्म्स में आ जाएगी। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है? चलो 17 क्वेश्चन करते हैं। देखो जो 17 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है 16 की तरह। The owner of milk stores find that he can sell 980 liters of milk each week at 1220 liters of milk each week ₹16। देखो सबसे पहली चीज क्या है कि जो क्वांटिटी ऑफ मिल्क है वो किस पे डिपेंड कर रही है, प्राइस पे। तो हम ऐसा मान लेंगे प्राइस को हम एक्स की तरह ट्रीट करेंगे और क्वांटिटी ऑफ मिल्क को हम वाई की तरह ट्रीट करेंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ऐसा। मैं हिंट देता हूँ 17 क्वेश्चन की और कर लो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कि जब कॉस्ट 14 रुपए थी तो वो 980 लीटर दूध बेच रहा था, यानी एक पॉइंट हो गया 14,980 लीटर। और जब कॉस्ट 16 थी तो वो बेच रहा है कितना 1220 लीटर दूध, यानी कि ये हो गया x1/1, ये हो गया x2/2, ठीक है।
सबसे पहले तो क्या करोगे, फिर ये बोल रहे हैं हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली ₹70। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वेशन यूज करनी है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। तो सबसे पहले y की वैल्यू x के टर्म्स में आ जाएगी आपकी, नहीं आ जाएगी। उसके बाद कॉस्ट क्या दी गई है आपको, 17 रुपए। कॉस्ट कितनी दी गई है, 70 रुपीज। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, या x की जगह डायरेक्ट यहीं पे 70 कर दो, तो y की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो यहाँ से हो जाएगा y माइनस 980, y2 की वैल्यू 1220 माइनस 980, x2 की वैल्यू 16 माइनस 14 और कॉस्ट कितनी 17, तो 17 माइनस 14। इस पूरे को बच्चों आप सॉल्व कर लोगे तो जो भी y की वैल्यू आएगी उतना दूध बिकेगा। कब, जब पर लीटर की कॉस्ट कितनी होगी, 17 रुपए। वीक दिया तो हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली ₹70 पर लीटर। एक सप्ताह में, क्योंकि बाकी पहले भी सप्ताह का दिया गया है ना, ठीक है ना। तो 17 क्वेश्चन हो गया बच्चों, 18 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, P A, P is the midpoint of the line segment between axes, so that the equation of the line is x upon a plus y upon b equal to 2। जो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक लाइन है हमारे पास, उस लाइन का मिड पॉइंट है a, b, ठीक है। इसको मान लिया हमने y1, इसको मान लिया हमने। एक काम करो, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम 0, कैपिटल B और इसे मान लेते हैं 0, 0 क्या है, a, कैपिटल 0 है। ये हो गया, ये क्या हो गया हमारा एक्स इंटरसेप्ट, ये क्या हो गया वाई इंटरसेप्ट। क्या बोला गया, ए और बी आर मिड पॉइंट। इसका मतलब ये हो गया कि a प्लस बी अपॉन 2, इसकी वैल्यू कितनी है, स्मॉल a है, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 है। उसके बाद क्या बोला गया, a प्लस 0 है, a प्लस 0 है ना, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 2a। इस इक्वेशन रन कर दें, और जो b है वो भी मिड पॉइंट है, इसका मतलब 0 प्लस b अपॉन 2, इसकी वैल्यू कितनी है, स्मॉल b है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2b। अब हमें पता है कि इंटरसेप्ट फॉर्म में जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल टू a की जगह 2a रख दो, b की जगह 2b रख दो, तो हो जाएगा x अपॉन 2a प्लस y अपॉन 2b इक्वल टू 1। यहाँ से 2 हटा दो तो क्या हो जाएगा, x अपॉन स्मॉल a प्लस y अपॉन स्मॉल b इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर होगा। So this was question number 18. Now question number 19 और 20, दो क्वेश्चन और बच्चे, एक्सरसाइज खत्म।
क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। पॉइंट आर एच कॉमा के डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस इन द रेशियो 1:2। सिंपल है क्वेश्चन, बिल्कुल जस्ट 18 क्वेश्चन जैसा हमने किया है, फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया ले लेते हैं। तो देखो एच कॉमा के है ये, इसे मान लिया हमने a, 0, इसे मान लिया 0, b, मतलब ये हो गया y इंटरसेप्ट, ये हो गया x इंटरसेप्ट। डिवाइड से लाइन सेगमेंट इनटू 1:2 में हमने डिवाइड कर दिया इसको। अब देखो इन्होंने ये नहीं बोला गया कि किस तरफ से 1:2, हमने x एक्सिस की तरफ से 1:2 मान लिया। अगर हम y एक्सिस की तरफ से 1:2 मानेंगे तो आंसर अलग आएगा भाई। अगर मैं इधर 1 मानूं उधर 2 मानूं, या उधर 1 इधर 2 मानूं, तो आंसर अलग अलग नहीं आएगा। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन में तो कुछ दिया नहीं गया, मैंने x एक्सिस से 1:2 मान दिया। अगर इसका आंसर मैच नहीं होगा तो फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, y एक्सिस से 1:2 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो। अब देखो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 into a, और क्या हो जाएगा 2 into plus 1 into 0, तो वो तो 0 रहेगा, और 2 plus 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 3h/2, और फिर सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 into b plus 2 into 0/2 plus 1, तो k की वैल्यू हो गई b/3, तो b की वैल्यू क्या होगी 3 की हो गई, नहीं होगी। तो ये x इंटरसेप्ट हो गया, ये y इंटरसेप्ट हो गया, कहाँ रख दोगे इंटरसेप्ट वाली इक्वेशन में, आंसर है। तो 20 वाला क्वेश्चन बच्चों बहुत ही सिंपल है। By using the concept equation of line, prove that 3 points are collinear। तो देखो 3,0 है एक जगह, क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहा हूँ। 3,0 है एक जगह, क्या है -2, है, और एक जगह 8,2 है। हमें कोलिनियर प्रूफ करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करो बच्चों, आप क्या करो, इस पॉइंट को a मान लो, इसको b मान लो, डिस्टेंस मान लो, नहीं a और b 2 पॉइंट लो, स्लोप निकाल लो, b और c पॉइंट लो, स्लोप निकाल लो, और c और a लो, स्लोप निकाल लो। अगर तीनों की स्लोप बराबर आ रही है तो तीनों की तो कोलिनियर है, अगर स्लोप बराबर नहीं आ रही तो कोलिनियर नहीं है। तो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज कौन सी 10.2। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे 10.3।